अस्सलाम वालेकुम। ये घर आपका हुआ के साथ मैं हूं आपकी होस्ट महानूर अली। और ये घर आपका हुआ के हवाले से जब बात करती हूं तो जाहिर बात है हाउसिंग सेक्टर की बात हो रही होती है। दावा और कहा तो यही जा रहा है कि भाई हाउसिंग के हवाले से कि सब जो है बहुत अच्छा है, लेकिन दूसरी तरफ ये कहा जाता है कि इस वक्त जो महंगाई है वो अपने उरूज पर है, मईशत जो है वो तबाह हाल है, डिफ़ॉल्ट होते जा रहे हैं। लेकिन जब हाउसिंग की बात मैंने कहा, कहते हैं कि हर चीज़ अच्छी नज़र आ रही है, इस वक्त इन्वेस्टमेंट का बेस्ट टाइम है। फिर हमें अच्छा नज़र भी आ रहा है कि हम ये देख रहे हैं कि हर तरफ चाहे वो बिल बोर्ड्स हों, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे वो आप देखें कि सोशल मीडिया हो, सब पे जो है हमें जगह जगह पे हाउसिंग के जो इश्तिहारात हैं वो नज़र आ रहे हैं और हमें बता रहे हैं हमारे बिल्डर्स एंड डेवलपर्स कि कहाँ हमें इन्वेस्ट करना है, किस तरह करना है, कितने में आप बुकिंग करा सकते हैं। फिर एक चीज़ जो हमें नज़र आ रही है वो ये कि सब अच्छा का जब कहते हैं तो वाकई अच्छा इसलिए लग भी रहा है कि जब कोई अथॉरिटी ये कह के जाए ना कि आपके लिए बेस्ट टाइम है इन्वेस्ट करने का, तो हमें लगता है कि सही बात करें। इस पे मैं सब पे बात करूँगी, लेकिन उससे पहले मैं अपने मेहमान का तारुफ आपसे कराती हूँ और फिर उनसे भी जानेंगे कि ये जो दावे और वादे हैं, जहाँ एक तरफ महंगाई का शोर है और हम तो ये भी देख रहे हैं 2-3 दिन से कि आटे पे बड़ा पंजाब साइड पे शोर जो है वो उठा हुआ है, तो बहुत तकलीफ़ होती है सब ये जान के भी ना। लेकिन यहाँ मैं चाहूँगी कि अपने मेहमान से पहले तारुफ करवाऊँ, फिर उनसे ये वाली बातें भी करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद फ़हाद एहसान साहब, CEO हैं एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के। इनसे मिलते हैं और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम एहसान साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। फ़हाद साहब, पहले तो ये मैं जो बातें कर रही थी कितनी इसमें श्योरिटी है या नहीं, इस पे हम बाद में बात करते हैं। पहले मैं चाहती हूँ कि फ़हाद साहब जब हमारे पास आए हैं और एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स का इतना नाम है, इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आप माशाल्लाह से आप लोगों के इस वक्त चल भी रहे हैं, आप कंप्लीट भी हो चुके हैं, क्योंकि मैंने आपका प्रोफाइल पढ़ा और अराउंड 18 ईयर्स आप लोगों को काम करते हुए हो गए। तो मैं अगर ये सवाल इस तरह से करूँ कि भाई ये कहते हैं कि एक मौरूसी काम है जिसमें लोग जो हैं ख़ानदान के जो बड़े होते हैं वो शुरू करते हैं, फिर बच्चे उनके आते हैं, तो आपकी फैमिली में क्या है? क्योंकि जहाँ मैंने ये देखा कि ना सिर्फ आपकी फैमिली के और लोग भी इसमें साथ हैं, तो 18 साल एक 2 डिकेड्स अराउंड होने वाले हैं, तो क्या कहेंगे आप? पहले अपने बारे में बताइए। देखिए, मैं बिन एहसान जो था ये मेरे वालिद का नाम है और वालिद मेरे सिविल एविएशन में रहे, 7 एयरपोर्ट मैनेजर रहे पाकिस्तान के मुख्तलिफ स्टेशन पे। तो गवादर वो गवादर में रहे 77, 78, 79 में बजरिया एयरपोर्ट मैनेजर। तो उनकी ख्वाहिश ये थी कि गवादर में हम ज़रूर अपना प्रोजेक्ट बनाए ना। तो हमारी शुरुआत गवादर से की। 2004-5 में स्टार मार्केटिंग के साथ हमने अपने कारोबार का इब्तिदा की। महमूद खान साहब हमें लेके आए और हुसैन मार्केटिंग के साथ हमने अपने जो हमारे प्रोजेक्ट को मार्केट किए। तो 2 बड़ी मार्केटों के साथ हमने एक काम किया, अच्छा सीखने को मिला, चीज़ें मिली। और अब हमारे जो आने वाली नस्ल है, जो हमारे औलादे हैं, हम कोशिश यही करेंगे कि वो इस काम को आगे लेके जाएं। जिस तरीके से, जिस ईमानदारी से, मुखलिसी से हमने ये काम किया, मैंने और मेरे बड़े भाई फैसल एहसान ने, तो हम यही चाहेंगे कि हमारे जो लोग हैं, बिन एहसान की फैमिली, बिन एहसान की मैनेजमेंट, इसको आगे लेके चले। आपने बहुत थोड़े से अल्फाज में अपनी तमाम बातें जो हैं समअप कर दी और आपने इतने बड़े बड़े नाम भी लिए जिन बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के, सारे ही मेरे प्रोग्राम में ऑलमोस्ट आ चुके हैं। तो मैं मानती हूँ कि बड़ा नाम कमाना और ख़ासतौर से आप 2 बड़े लोगों के साथ जब काम शुरू हो तो बहुत टफ कंपटीशन होता है। तो अगर मैं आपसे खाली इन 2 बड़े नामों के नहीं, वैसे मार्केट की बात करूँ कि जब आप लोग आए उस वक्त इतना टफ कंपटीशन नहीं था, लेकिन अब तो हर दूसरी तरफ आप देखें प्रोजेक्ट बन रहे हैं, हाई राइज बिल्डिंग्स बन रही हैं, तो ये कंपटीशन जो है अब, और टेक्नोलॉजी भी आ गई, फिर तो ये ज़्यादा मुश्किल नहीं हो गया? देखिए, ये चीज़ तो है। जब हम 6-7 में कंस्ट्रक्शन लाइन में आए थे तो उस वक्त इतनी मशीनरी नहीं थी, इतना कंपटीशन नहीं था। कंपटीशन आया आपके 13-14 के बाद से, जब ये दोबारा हालात बेहतर हुए, क्योंकि 2007 से लेके 13 तक ये थोड़ा सा डाउनफॉल रहा ये कंस्ट्रक्शन के हवाले से। लेकिन 13 के बाद 17 तक मार्केट अच्छी हुई, 20 में मार्केट बहुत अच्छी थी, क्योंकि हमने बाबर अब्बासी के साथ, जुनैद भाई के साथ, हुसैन मार्केटिंग ने हमारा प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। हमने 2,40,000 का प्लॉट दिया था कि प्लॉट आप खरीदें, पैसे हम देंगे। ये एक थीम के साथ हमने स्टार्ट लिया। तो उस वक्त बड़ा अच्छा रिस्पांस आया और जब हम ग्राउंड पे उतरे तो एक बड़ा कंपटीशन हमें नज़र आया कि हमारे इर्द गिर्द सारे बड़े प्रोजेक्ट थे, उनके साथ हमने उस लेवल पे काम करना कि एक बड़ा प्रोजेक्ट आपके साथ दाएं हो और एक बाएं हो, उसका मेयार आपने कायम रखना, ये हमारे लिए मुश्किल था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बिन एहसान के पास अपनी मशीनरी है, अपनी टीम है, हमने उसको उसी तरीके से, बल्कि
हर बिल्डर ये चाहता है कि अच्छे से अच्छे तरीके से हम लोगों को डिलीवर करें। तो बिन एहसान की पूरी मैनेजमेंट, पूरा सिस्टम ये चाहता है कि हम अच्छे से अच्छा बनाएं, कंस्ट्रक्ट करें और लोगों को डिलीवर करें। अच्छा एहसान साहब, जब हम जिक्र करते हैं अपनी इकॉनमी का, और जब इकॉनमी का लिंक बहुत ज़्यादा जो है हाउसिंग सेक्टर से जुड़ा हुआ लगता है, क्योंकि जब भी हमने देखा है कि हाउसिंग सेक्टर जो है वो बड़ा अच्छे से काम कर रहा होता है, लेविश होता है, उस वक्त हमारी इकॉनमी भी बूस्ट कर रही होती है। लेकिन हमने ये भी देखा कि जैसे इकॉनमी बैठती है तो हमारे हाउसिंग सेक्टर भी की तरफ से भी यही चीज़ें आती हैं। और ये हकीकत भी है कि आज आप सीमेंट सरिया की अगर बात करें, कहाँ प्राइजेस कहाँ पहुँच गई हैं, और मैं उस तरह तो जिक्र नहीं कर पाऊंगी जिस तरह आप बता सकते हैं, क्योंकि मैं सिर्फ आप लोगों से नॉलेज ले सकती हूँ, आप लोगों जैसी दे नहीं सकती हूँ। तो आप देखिए, ये सेक्टर हमारा जो है, इसमें कई इंडस्ट्रीज शामिल हैं। अगर आप देखें तो कई चीज़ें हमारे साथ जुड़ी होती हैं। आज हम इस कमरे में बैठे हुए हैं, ये टेबल है, 10 यूँ चीज़ें हमारे हमसे इसका ताल्लुक है। तो जब नई हाउसिंग स्कीम बन रही होती है तो सरिये से लेके, मटेरियल से लेके, फर्स्ट टाइम से हम शुरू होते हैं और एंड तक हमारा कई चीज़ें हमारे साथ जुड़ी हुई होती हैं। लेकिन कोरोना के बाद से जो महंगाई आई, वो सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं आई, पूरी दुनिया में आई। उससे पूरी दुनिया के लोग डिस्टर्ब हुए, ओवरसीज पाकिस्तानी इस वक्त डिस्टर्ब हैं, हमारे यहाँ के लोग डिस्टर्ब हैं। तो ये एक प्रॉब्लम है, एक बड़ा चैलेंज है। लेकिन मैं बात अगर करूँ तो मैं कारोबार में आया 91-92 में, बहुत छोटे लेवल से हमने कारोबार स्टार्ट किया। उस वक्त भी पाकिस्तान के हालात ख़राब थे, उस वक्त भी कराची के हालात बहुत ख़राब थे, लेकिन हमने काम किया। उस वक्त कई दिन की स्ट्राइक्स होती थी, कई मामला चलते थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हर दिन हमारा आगे की तरफ हुआ, हर साल आगे की तरफ हुआ। इन्हीं हालात में हमने काम करना है, इन्हीं हालात में लोगों को लेके चलना है, और इंशाल्लाह ये हालात ज़्यादा दिन के नहीं है। जो हमारी इंडस्ट्रीज़ है यही इसको खड़ा करेगी। हम जो हमारे हिस्से का काम है हम करें, और जो दूसरे लोगों का काम है, जो हमारी हुकूमत है उसका काम है, वो हमें जितना रिलैक्सेशन देगी हम आवाम को उतना रिलैक्सेशन देंगे। तो उससे दोनों हाथ से ताली अगर बजेगी तो मेरा ख्याल है कि हमारी सनत, हमारी जो इंडस्ट्रीज़ है वो बूस्ट करेगी और मईशत पे एक बड़ा असर डालेगी। सही, ये तो आपने बहुत पॉजिटिव बात की। अब मैं अपने उस सवाल की तरफ आती हूँ जो मैंने शुरू में कहा कि ये सब कुछ होते हुए भी कि महंगाई भी है, डिफ़ॉल्ट भी होने जा रहे हैं, इश्यूज़ इतने ज़्यादा रोज़ बरोज़ बढ़ते जा रहे हैं, किसी तरफ भी आप नज़र उठाएं तो और बेसिक्स जो हैं वो लोगों को मुहैया नहीं है। तो यहाँ पे इस वक्त ये चीज़ कहना कि हाउसिंग सेक्टर में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो अभी भी सबसे ज़्यादा मुनाफे बख्श कारोबार है। एक छोटी सी मैं आपको मिसाल दूं, हम करबला में थे, कुछ दोस्त आए हुए थे अफगानिस्तान से और इराक से ना, तो उन्होंने वहाँ पे उस वक्त इन्वेस्टमेंट की थी जब वहाँ पे हालात ख़राब थे, जब जंगी माहौल था। तो उस वक्त चीज़ें जो थी वो बाहर से पैसा आया, और उस वक्त जब हम लोग बैठे हुए थे तो पता चला जी उस वक्त वो बूस्ट किया, अफगानिस्तान हमसे ज़्यादा आगे निकल गया, इराक हमसे ज़्यादा आगे निकल गया, तरक्की हो गई। हालांकि वो सब जंग की मरहल में रहे, हमसे ज़्यादा टफ टाइम उन्होंने गुजारा। अगर आप इस वक्त पाकिस्तान की सूरत हाल देखें, हम दूसरे ममालिक से बहुत बेहतर कंडीशन में, बहुत अच्छा हम प्ले कर सकते हैं। थोड़ी सी हिम्मत और थोड़ी सी हमें गवर्नमेंट की सपोर्ट चाहिए कि हमें काफ़ी जो हमारी इंडस्ट्रीज़ के हवाले से हमारी टैक्सेशन है, हमारी जो सरिया है, हमारा जो कंस्ट्रक्शन से जितना मटेरियल हमें, ये अगर हमें एक टाइम पे, एक लिमिट पे, एक रेट पे मिलता है तो हम इसमें बहुत ज़्यादा काम कर सकते हैं। प्रॉब्लम कहाँ आती है कि जब हम लोगों से, हम देखें लोगों को आज प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं, 3 साल बाद का हम बता रहे होते हैं। बिल्कुल। एक घर भी अगर आप 120 गज का बनाए ना तो 6 महीने से 1 साल लग जाता है। तो एक बड़े प्रोजेक्ट को आजकल के दौर में 3 साल लगते हैं। हम जब अपने ग्रीन सिटी में उतरे थे तो उस वक्त सरिया था 120-125 रुपये, आज वो तकरीबन दुगने पे 250 रुपये पे सरिया खड़ा हुआ है। तो हम लोगों को ये नहीं बता सकते कि यार तुम्हारा मकान हम 70 लाख में बनाएंगे या 1 करोड़ में बनाएंगे, हम हवा में। पहले बजट आता था, पूरे साल के रेट आते थे, सही। हमें अगले महीने का नहीं पता, हमें अपने डीजल का नहीं पता, ऑयल से हमारी मशीनरियाँ चलती हैं, हमें मटेरियल का नहीं पता। तो ये सारी चीज़ें हमें डिस्टर्ब कर रही हैं। जब तक हम इन चीज़ों को फोकस नहीं करेंगे, सरकार हमें इन चीज़ों पे बांधेगी नहीं या हमसे नहीं बांधेगी, उस वक्त तक हम थोड़ा सा प्रॉब्लम। तो अभी बिल्डर्स को क्या लग रहा है कि स्टेबल होने की सूरत हाल नजर आती है या आप इसी तरह? देखिए, उम्मीद पे दुनिया कायम है, इसी मुल्क में हमने रहना है, बहुत अच्छा मुल्क है, और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा जो हम आगे देख रहे हैं, आने वाला वक्त पाकिस्तान का है, और ज़रूर हम इसमें बहुत अच्छे तरीके से प्ले करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से इसको लेके चलेंगे। अभी हमने आपसे फहाद साहब और भी बहुत सारी बातें करनी है और हाउसिंग सेक्टर के हवाले से करनी है, लोगों के जो सवाल आते हैं वो भी आपसे पूछने हैं, लेकिन यहाँ लेते हैं हम एक छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर वापस आते हैं। आप हमारे साथ रहेंगे।
जी, ब्रेक से आगे वापस, और ब्रेक पे जाने से पहले बात करी थी हमारे साथ हैं फहद एहसान साहब, एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के सीईओ हैं, और बता रहे हैं कि मुल्क की सूरत हाल जितनी भी ख़राब हो मईशत की, लेकिन जो हाउसिंग सेक्टर है उसकी कोशिशें प्राइवेटली जिस तरह जारी हैं, चाहे हुकूमत साथ दे या ना दे, आप लोग कर रहे हैं काम, ये बहुत अच्छी बात है। मगर यहाँ पर मैं बात करूँगी फहद साहब के, सॉरी टू से आपको बिल्कुल पॉइंट आउट नहीं करी, लेकिन आपको ये अंदाज़ा है और आप ये जानते हैं कि बेशुमार ऐसे लोग हैं जो अपनी ज़िंदगी की जमा पूंजी सिर्फ़ और सिर्फ एक घर बनाने के लिए ख़र्च करते हैं, और जब वो एक बिल्डर को वो पैसे देते हैं और इन्वेस्ट करने के लिए जाते हैं, इन्वेस्ट नहीं बल्कि वो तो घर बनाने के लिए करते हैं, इन्वेस्टर तो कोई और ही लोग होते हैं, उसकी भी हम बात करेंगे। तो उनका सिर्फ एक ही ख्वाब होता है कि वो जो 3 साल जिसका भी आप जिक्र करें कि आप जब कहते हैं कि 3 साल के बाद आपका घर आपको मिल जाएगा, उनको छत जो है आप ही उस वक्त वो सहारा होते हैं कि छत उनको आप कब दे रहे हैं, और फिर वो टाइमली नहीं मिल पाती। उसकी एक रीज़न आपने बताई भी, वो प्राइजेस का मसला आया कि अगर वो 70 लाख का है तो वो 1 करोड़ का होने जा रहा है, वो किस तरह आप एक क्लाइंट को जो 70 लाख इतनी मुश्किल से दे रहा है। लेकिन इसमें क्या क्लाइंट का भी कहीं कसूर होता है? देखें, कसूर क्लाइंट का भी होता है, जाहिर सी बात है। हम एक शेड्यूल पे चल रहे होते हैं कि हमें 3 साल का हमने एक इंस्टॉलमेंट पे आपको एक हाउसिंग बना दिया कि भाई 3 साल के अरसे में हमने अपने इस बजट पे चलना है। अब हमने 100 हमारे क्लाइंट हो गए। बास टाइम लोग क्लाइंट जो है वो भी टाइम पे नहीं चल रहे होते, वो भी 2-2 महीने 3-3 महीने अपनी कमिटमेंट से हट रहे होते हैं, तो वो आता बिल्डर पे ही है, क्योंकि बिल्डर जब चीज़ें खरीद रहा होता है, चीज़ें चल रही होती है, उसका पूरा एक सर्किल चल रहा होता है, वो डिस्टर्ब होता है। जब वो डिस्टर्ब होता है तो क्लाइंट डिस्टर्ब होता है। ज़्यादातर बिल्डर जो इस वक्त काम कर रहे हैं वो अपने ओन पे काम कर रहे हैं ताकि वो चीज़ों को कंप्लीट करते हैं और फिर वो लोगों को डिलीवर करते हैं। तो मेरे नज़दीक वो बिल्डर ज़्यादा कामयाब है कि वो पहले अपना पूरा एक प्रोजेक्ट तैयार करे, फिर लोगों को डिलीवर करे। बिन एहसान में हमारे जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, हमारा कोई क्लाइंट ये नहीं कहेगा कि हमने पोजीशन से पहले उससे डेवलपमेंट चार्जेस लिए हों। हमारी पूरी कोशिश ये है कि हम अपने प्रोजेक्ट को पहले रेडी करें, डेवलपमेंट कंप्लीट करें, और पोजीशन के वक्त हम उनसे उनकी डेवलपमेंट चार्जेस लें। सही। अच्छा, ये अब मुझे पहले बिल्कुल नहीं पता था इस चीज़ का कि ये डेवलपमेंट चार्जेस जो हैं ये बाद में लिए जाते हैं या पहले, लेकिन ये आपने लोगों को ये चीज़ एक गाइडलाइन दी है कि जब तक पोजीशन ना हो जाए उस वक्त तक आप जो है डेवलपमेंट चार्जेस नहीं देंगे, या सिस्टम हर एक का अलग है? सिस्टम लोगों का हर बिल्डर्स का एक अलग अलग है, लेकिन अब लोगों में ना बड़ी अवेयरनेस आ गई है। हम ये देखते हैं कि हमारी जितनी भी बिन एहसान की कंस्ट्रक्शन है, डेवलपमेंट है, डेली बेसिस पे हमारे चैनल जो हमारे सोशल मीडिया है उस पर चल रही होती हैं। लोग देख रहे होते हैं, देखें अब कहाँ किस तरह काम हो रहा है, किस तरह काम हो रहा है। लोग विजिट करते हैं, वीडियो बनाते हैं और अपने सोशल मीडिया पे लगाते हैं कि बिल्डर ये कह रहा था लेकिन बिल्डर की पोजीशन ये है, और जहां बिल्डर सच बोल रहा होता है फिर वो उसी तरीके से लोग चल रहे होते हैं, थम्स अप मिलते होंगे, उतने थम्स अप मिल रहे होते हैं कि नहीं बिल्डर ने ये बोला था, ये बिल्डिंग मैंने देखी, ये कंस्ट्रक्ट हुई हुई है, ये मैंने देखा, ये मेन गेट तैयार हुआ है, ये रोड पे काम हो रहा है, तो चीजें हैं। अच्छा, आपकी इस बात से मुझे हुआ एक लाइटर वे में बोलूंगी कि आजकल वैसे वाकई सोशल मीडिया एक ऐसा हो गया है कि लोग कानून से नहीं डरते लेकिन सोशल मीडिया से डरते हैं। तो एक लॉ बन गया एक तरह से ये भी ना, जो कानून नहीं कर सका वो सोशल मीडिया काम कर रहा है। तो ये तो मैं लाइटर वे में आपसे बात कर रही हूँ, और सबको अंदाजा भी है इस बात का कि कुछ नहीं समझ आ रहा तो सोशल मीडिया पे अपलोड कर दो, सब क्लियर हो जाएगा। अच्छा फहद साहब, अभी आपने जिक्र किया पोजेशन का, एक प्रोजेक्ट है फॉर एग्जांपल, मैं वहाँ जाके इन्वेस्ट कर रही हूँ और मैं आपके पास फॉर एग्जांपल आई हूँ और आप कह रहे हैं कि ये 2 साल में या 2.5 साल या चले 5 साल में हो रहा है, तो ये है जी आपकी फ़ाइल, ये महानूर आपने ले लिया है, अब ये आपकी फ़ाइल है, अब मैं फ़ाइल रख के बैठ रही, क्या मुझे वो 5 साल तक उसी तरह इत्मीनान से फ़ाइल रख के बैठना है, या इसमें कोई पोजीशन वाले पेपर्स या कुछ इस तरह की चीज़ें भी होती हैं? एनओसीज वगैरह तो एक चले अलग चीज़ है, ये मुझे ज़रा थोड़ा समझाएं। कब तक मुझे बिल्डर के पास जाके ये चीज़ पूछनी चाहिए कि मैं अब बताएं जी फहद साहब अब मेरी वो चीज़ कहाँ है, वो कब मिलेगी? बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्डर जब अपने प्रोजेक्ट के डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करके जब पोजीशन पे उतरता है ना, तो इस मीन्स कि वो अपना कंप्लीट होमवर्क करके पोजीशन पे उतर रहा है। अब ये क्लाइंट का काम होता है कि वो बिल्डर के साथ कब तक टच में है, क्या वो देख रहा है। अच्छा, अब जो हालात आपके चल रहे हैं, जो दूसरे बिल्डर्स के हवाले से एक कंपटीशन चल रहा है, हम लोग M9 पे काम कर रहे हैं, हमारे इस वक्त 3 प्रोजेक्ट M9 पे, तो एक दूसरे प्रोजेक्ट से हम कंपटीशन लड़ रहे हैं कि वो किस तरह की डेवलपमेंट कर रहे हैं, हम किस तरह की डेवलपमेंट कर रहे हैं। हम भी चाहेंगे कि उससे अच्छी करे, वो हमसे अच्छी चाहेगा। इसमें क्लाइंट का फ़ायदा है कि क्लाइंट इस वक्त देखें कि कौन सा बिल्डर इस वक्त क्या काम कर रहा है, क्या कंस्ट्रक्शन पे जा रहा है। लोगों में अब बहुत चेंज आ गई है, लोग विजिट करते हैं। पहले क्या होता था कि लोग बिल्डर के ऑफिस में आते थे,
नक्शा देखते थे और ट्रस्ट करके वो ले लेते थे, लेकिन जब वो पोजीशन पे जाते थे, ओरिजिनल लोकेशन पे, तो वो बड़े मायूस होते थे। अब ऐसा नहीं है, लोग अब लोकेशन पे बैठते हैं। हम लोगों ने जितने भी प्रोग्राम किए अपने प्रोजेक्ट्स पे किए, अपनी लोकेशन पे किए, ताकि लोगों को पता चले हम कहाँ पे कमर्शियल एरिया बना रहे हैं, कहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया बना रहे हैं, कहाँ पे हम फ्लैट्स बना रहे हैं, कहाँ पे बेंगलोज बना रहे हैं। सही। तो लोगों को बहुत आइडिया हो गया। फिर नेट सिस्टम से बहुत आसानी है, हर महकमे की एनओसी ज़मीन की नेट पे पड़ा होता है। आप जिस महकमे की वेबसाइट खोलेंगे तमाम डिटेल्स आपके पास आ जाएंगी। तो ये बहुत आसानियां हो गई हैं। जहाँ मुश्किलात हैं बिल्डर के लिए, तो बिल्डर के लिए आसानियां भी गवर्नमेंट ने दी हैं कि लोगों को ऑनलाइन फैसिलिटी दी हुई है कि वो वेरिफिकेशन करें, देखें कि नक्शे अप्रूव हैं या नहीं। तो ये जो उनके हिस्से का काम है वो करें, हमारे हिस्से का काम है हम करते रहें। अच्छा फवाद साहब, एक चीज़ और, मैं अभी आपने M9 का जिक्र किया, ये ऐसे ही मुझे लग रहा है, जो मुझे इतना इल्म नहीं है लेकिन आपसे जानना चाह रही हूँ, क्या ये ऐसे ही मुझे फील हो रहा है, एक वक्त में स्कीम 33 आई थी तो वो लोगों की पहुंच से बड़ी दूर थी, इतना उसके करीब कोई आपको जो है बेसिक्स चीज़ें नहीं मिलती थी क्या, लेकिन अब वो काफ़ी डेवलप्ड हो गया वो एरिया। अब तो जो लाखों में थे वो करोड़ों में पहुंच गई प्राइसेस। तो क्या अभी अगर मैं M9 का आपसे जिक्र करूं तो क्या ऐसे ही अभी वो कि अभी लोग वहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं, अभी रहने वहने का भी ना सोचें 4-5 साल तक, या क्या आप थोड़ा गाइड कीजिए? नहीं, देखिए स्कीम 33 को अगर हम देखें ना, तो स्कीम 33 30 साल में आबाद हुई। वहाँ बेसिक फैसिलिटीज़ जो आई वो 25 से 30 साल लगे। लेकिन अगर आप M9 को देखें, जो ये M जितने भी हैं ये सब CPEC का हिस्सा है, मोटरवेज जो है CPEC का हिस्सा है, तो इसकी एक अपनी एक अहमियत है। इस वक्त कराची को अगर हम देखते हैं, M9 की अहमियत क्यों बढ़ती जा रही है कि कराची बहुत कंजस्टेड हो गया है, रोड का नेटवर्क बहुत ज़्यादा, आबादी हमारी ऊपर की तरफ गई, हालांकि हमने फैलना था। अब हमारे पास जगह M9 कराची और हैदराबाद के जो ये बेन है, नूरियाबाद को हम सेंटर पॉइंट करते हैं कि इंडस्ट्री जोन आपकी वहाँ फैली हुई। तो वहाँ के लिए एक मजबूत और अच्छी हाउसिंग स्कीमें चाहिए कि वहाँ जो लोग कराची से आज जाके काम कर रहे हैं या हैदराबाद से जाके काम कर रहे हैं, या आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ले लें कि इस वक्त अगर आप कराची में ये कहें कि कोई लीगल वे में मुझे 25 से 50 लाख के दरमियान कोई 120 गज का प्लॉट मिल जाए, तो मैं नहीं समझता कि कराची के इर्द गिर्द कहीं आपको मिलेगा। तो ये M9 बेस्ट है। लोग इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, स्कीम 33 को 30 साल लगे, 25 से 30 साल लगे, लेकिन M9 को जो हम देख रहे हैं, जो डेवलपमेंट हो रही है या वहाँ पे जो लोकल फैसिलिटीज़ वहाँ पे लोगों के पास मौजूद है, तो 5 से 7 साल या 3 से 5 साल का अर्सा आप कह लें M9। तो हमारे इस वक्त देखने वाले नाजरीन, जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ कि भाई मैं M9 पे क्यों जाके हाईवे की तरफ क्यों जाऊँ, क्यों अब वहाँ पे घर बनाने का सोचूं, घर बनाने का ना सोचूं, अभी इन्वेस्ट करने का सोचूं। बेसिक आप ये बताना चाह रहे हैं कि अभी इन्वेस्टमेंट के लिहाज से भी और घर बनाने के लिहाज से भी। अच्छा, अब घर बनाने के लिहाज से मैं आपसे एक बात करूंगी, हर जगह आप निकलें, शाहरा फैसल पे खाली चलें, जिक्र कर लेते हैं, कराची की मेन शाहरा ही वही है, निकलते हैं आप, आपको बिल बोर्ड्स नज़र आते हैं, आपको हर तरफ आप अखबार उठाएंगे, आपको उन्हीं बिल बोर्ड्स के इश्तिहारात नजर आएंगे, TV खोलेंगे आपको सबसे ज़्यादा वही आपको एड्स नज़र आएंगे। अब मुझे ये बताइएगा, उसमें जिक्र होता है गेटेड कॉलोनी। अब मेरे जैसी बंदी वो तो ये सोचती है कि भाई जिस तरह हमारा घर है जी, गेट लगा हुआ है, उसके अंदर हम महफूज हो गए, एक बाउंड्री में हमारा घर है। तो गेटेड कॉलोनी से क्या कॉन्सेप्ट होता है, एक आम आदमी को बताइए। क्या बस ऐसे ही है कि एक बाउंड्री के अंदर आप रह रहे हैं, या उस बाउंड्री में सहूलियात भी इंक्लूड होती हैं, और अगर वो होती हैं तो वो क्या सहूलियात हैं जो बेसिक्स हैं, उनको देख के आप उस गेटेड कॉलोनी को मानेंगे कि हाँ, अगर ये बिल्डर ये दावा कर रहा है तो वाकई ये गेटेड कॉलोनी। देखें, शहर में अगर आप देखें ना, तो गेटेड कॉलोनियाँ कम हैं और वो छोटी थी, 8-10 एकड़, 30 एकड़। अब जितनी भी गेटेड कॉलोनियाँ हैं वो एक ह्यूज एकड़ों पे चल रही हैं, कोई 100 एकड़ पे, कोई 200 एकड़ पे, कोई 500 एकड़ पे। वो गेटेड कॉलोनी कहलाती है कि जिसमें आपका कमर्शियल एक्टिविटी भी हो, इंडस्ट्रियल भी कोई काम चल रहा हो, आपके बच्चों के तालीम के लिहाज से भी वहाँ हो, कोई मेडिकल सेंटर भी हो, तो ये गेटेड कॉलोनी कहलाएगी कि जिसमें आप सिक्योर हैं, आपकी तमाम ज़रूरत की जो चीज़ें हैं वो वहाँ मौजूद हैं। आपने किसी लम्हे अगर बाहर जाना है तो आप अपना काम छोड़ के जाएं, या आपकी जो रोज़गार है वो उसी गेटेड कॉलोनी के अंदर हो। बहुत सारी हाउसिंग स्कीमें इस वक्त कराची में बनी है, और इस वक्त अगर आप देखें तो उनका जितना भी रिहायशी जोन कह लें, आप तिजारती जोन कह लें, कमर्शियल जोन कह लें, उन्होंने सब अंदर बनाए हुए। इट मीन्स कि लोग अगर कराची से वहाँ पे शिफ्ट हुए हुए तो उनको बाहर आने की ज़रूरत नहीं है। हमारी भी ख्वाहिश यही है, हमारा भी जो टाउन प्लानिंग है वो यही है
कि हमारा जो अलॉटी है, हमारा जो क्लाइंट है, उसने बाहर नहीं आना, वो अपनी ज़रूरत के तहत बाहर जाए, लेकिन उसका रोज़गार, उसका कारोबार, उसकी तालीम, उसके बच्चों की तालीम, उसकी मेडिकल फैसिलिटी वहाँ मौजूद हो। सही। अच्छा फ़ाहद साहब, इस पे मैं मज़ीद, अभी ये बात हमारी ख़त्म नहीं हुई है क्योंकि कंटिन्यू करूँगी इस बात को, लेकिन ब्रेक पे जाते हैं। ब्रेक के बाद आके मैं कंटिन्यू क्या करूँगी वो हमारे लोगों की भी ज़बान है, हमारे लोगों की ज़रूरत भी है, और मैं समझती हूँ कि इस पे जो वहाँ पे बिल्डर्स काम कर रहे हैं, जो वहाँ पे प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, उन्हें भी इस चीज़ पे सोचना चाहिए। और मैंने देखा भी है बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पे ये चीज़ अभी स्टार्ट भी की गई है। मैं नाम नहीं लूँगी, लेकिन आपको समझ ज़रूर आ जाएगा। यहाँ लेते हैं एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर वापस आते हैं। आप हमारे साथ रहिए। ब्रेक से आगे वापस, और ब्रेक पे भी मेरे ख्याल से मैं फ़हाद साहब से सारी यही बातें कर रही थी कि जो मुझे नहीं समझ आ रहा होता, मेरी पूरी कोशिश होती है कि अपने प्रोग्राम के थ्रू आप तक वो खुद समझ के पहुंचा दूँ। फ़हाद साहब, मैंने माना गेटेड कॉलोनी बहुत अच्छी बन रही हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, मैंने अपनी आंखों से देखे हैं और विज़िट भी करती हूँ मैं, जिसमें मुझे ये अंदाज़ा है, आपने बिल्कुल सही कहा कि ज़्यादातर लोगों की ये ख्वाहिश होती है कि जिस वो गेटेड कॉलोनी में रह रहा है, एरिया में रह रहा है, वहाँ उसका रोज़गार भी हो। लेकिन अभी क्योंकि ये नामुमकिन सी बात है ना, इतने अभी तो बड़ा टाइम लगेगा, और टाइम लगा भी है जो हमारे प्रोजेक्ट्स बने और बहुत अच्छे हैं। उनके लिए हम यही कहेंगे कि बेहतर से बेहतर लाने की कोशिश भी करनी चाहिए, और बेहतर जो है डिलीवर कर भी रहे हैं सब लोग, आप सब लोग मिल के काम करें। मगर अभी भी शहर की तरफ, अब मैं इसको कराची को शहर ही कहती हूँ, दूसरा शहर, जब हम दूसरी तरफ से आते हैं तो मुझे ये आपसे कहना है कि सबसे बेसिक जो मसला है ना, चाहे वो पैसे वाला है या नहीं है पैसा, उसके बाद ट्रांसपोर्ट बहुत बड़ा इशू है। आप नहीं समझते कि इस तरफ भी थोड़ा सोचना चाहिए हमारे बिल्डर्स को, जहाँ वो सब कुछ फराहम कर रहे हैं, वहाँ थोड़ा ट्रांसपोर्ट सिस्टम उसी सोसाइटी में रहने वालों को भी फराहम कर जाए, उनके लिए आसानियाँ पैदा की जाए। इसमें हम गवर्नमेंट को बड़ा उसमें सपोर्ट है हमारा कि इस वक्त अगर आप देखें हाईवेज पे या मोटरवेज पे रेड लाइन कहीं बन रही है, ग्रीन लाइन बन रही है, और फिर ये ऐसा नहीं है कि ये गवर्नमेंट हमारे लिए या हमारे लोगों के लिए बना रही है, ये हमारे लिए फैसिलिटी है, हमारे लोगों के लिए। जब आप स्कीम 33 पे बात करती थी तो उस वक्त ट्रांसपोर्ट वहीं रहती थी, फिर आगे आबादी गई, गुलशन मेमार बना, आगे स्कीम 33 आबाद हुई, 45 हुई, तो ये ट्रांसपोर्ट आपकी आगे बढ़ती चली गई। बिल्कुल इसी तरीके से जो M9 बन रहा है, इसमें बहुत से बिल्डर अपनी ट्रांसपोर्ट सर्विस दे रहे हैं। हमारी भी इस वक्त ट्रांसपोर्ट सर्विस चल रही है, जो हमारे अलॉटीज़ को सैटरडे संडे लेके जाती है, विजिट कराती है, और जैसे जैसे ये आबादी बढ़ती जाएगी उसी लिहाज से देखें रोजगार बढ़ेगा। 10 चीज़ें हमारी, मैंने वही कहा ना कि हमारी इंडस्ट्री से कई इंडस्ट्रीज जुड़ी हुई हैं, कई लोगों का रोजगार जुड़ा हुआ है। तो ये बेसिकली जैसे जैसे आबादी बढ़ती जाएगी, ऑटोमेटिकली ये सारी चीज़ें हमारी रनिंग में आती जाएंगी। सही, यानी कि ये कोशिशें चल रही हैं और यकीनन कामयाब भी होंगी, और इसलिए होंगी कि आप लोग ही इसे कामयाब बनाते हैं, और हमें जिन्हें ये सर्विस दी जा रही है, हम इससे और मज़ीद कामयाब बनाएं। बेहतर यही करना चाहिए कि एक दूसरे का साथ देना चाहिए, जब भी आप टीम वर्क साथ चल सकते हैं। बात करते हैं कि कहते हैं कि भाई बहुत गहरा ताल्लुक है बैंकिंग एंड हाउसिंग का, मगर यहाँ मैं ओवरसीज़ के हवाले से आपसे बात करूँगी। यहाँ पे बैंकिंग के हवाले से बात, ओवरसीज़ जो सबसे बड़ा इन्वेस्टर है इस वक्त हाउसिंग सेक्टर का, उसके लिए पैसा वहाँ से यहाँ भेजना ऐसा लगता है बाज़ दफ़ा कि एक कोई जुर्म है। तो आपका तजर्बा क्या कहता है इस बारे में? देखिए, ये एक वाकई एक बड़ा हमारे लिए एक प्रॉब्लम रही है ओवरसीज़ के लिए, क्योंकि ओवरसीज़ देख रहे होते हैं, वो डॉलर से देख रहे होते हैं कि आज हम डॉलर हमारे यहाँ किस रेट पे, और जो हमारी ज़मीन की कीमत है वो किस रेट पे, फिर जो वो इन्वेस्टमेंट करें, जो हमारे यहाँ वहाँ से हमारे पास जो अमाउंट आ रहा है उस पर वाकई के बहुत प्रॉब्लम इस वक्त गवर्नमेंट ने की हुई है। हम आपके इस प्लेटफॉर्म से, इस चैनल के तवस्सुस से यही कहना चाहेंगे कि इस बारे में कोई अच्छी एक कोई उसूली चीज़ बनाए कि ओवरसीज़ इजीली फंड ट्रांसफ़र कर सके, क्योंकि देखें हर कोई जो यहाँ से कराची से गया हुआ है वो प्रॉपर्टी बनाना चाहता है, अच्छी हाउसिंग स्कीम में वो प्लॉट लेना चाहता है, और उसकी ख्वाहिश ये होती है कि मैंने जितना टाइम बाहर गुजार लिया, मेरे बच्चे आसानी से रहें, आज़ाद एक ज़िंदगी गुजारें। तो इस पे गवर्नमेंट को बैंकिंग लाइन में एक अच्छा नेटवर्क देना चाहिए बिल्डरों के लिए, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए, ताकि इस अमल में हम मईशत के लिए एक किरदार अदा कर सकें कि बाहर से हम पैसे को किसी तरीके से लेके अच्छी हाउसिंग स्कीमें दें, लोगों को डिलीवर करें, लोग आएँ,
कंस्ट्रक्शन करें, बनाएं, तामीरात पे जाएं। सही। अच्छा फवाद साहब, एक चीज़ जो मैं ज़रूर इस प्रोग्राम में जिक्र करूंगी कि आपको भी इस बात का मालूम है कि आपके इसमें हाउसिंग सेक्टर में एक थर्ड पार्टी भी है जो इन्वॉल्व हुई, वो रियल स्टेट से ताल्लुक़ रखने वाले, और उनके थ्रू जो है काम हुआ और बहुत ज़्यादा इसमें आप मशरूम ग्रोथ हुई रियल इस्टेट की, जो फिर हाउसिंग सेक्टर के साथ ऐसे ही मर्ज हो गया जैसे लगता है कि हाउसिंग सेक्टर का बहुत ज़रूरी हिस्सा है। लेकिन ये बात मैं इसलिए कर रही हूँ कि जब हम इन्वेस्ट कर रहे होते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि जहाँ हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हम उसी जो उसके लिए काम कर रहा है, मेन पार्टी है हमारा, उसी से कनेक्शन हो, उसी से ताल्लुक़ हो, और स्टेप बाय स्टेप इसको लेकर चलें। क्या इस हवाले से आप कोई इंफॉर्मेशन देंगे? ये जो थर्ड पार्टी आपने कही, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा। इतना बड़ा कराची है, हम देखें, हम एक जगह बैठे हुए, हमारा हेड ऑफिस गुलिस्तान जौहर में, हम कराची को कवर नहीं कर सकते, तो हमें अच्छे डीलर चाहिए होते हैं जो हर इलाके में हो, उस इलाके में वो लोगों को जानते हैं, लोगों को पहचानते हैं। पहले वो हमें जाने कि हम जो बिल्डर जो हम चीज़ लेके आए वो हमसे कितना मुतमईन है, फिर वो अपने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हमारे ब्रोशर, हमारी चीज़ें कि हाँ भाई बिन एहसान एक स्कीम लेके आ रहा है, इतने अरसे में उसने कंप्लीट की। तो ये बहुत ज़रूरी है कि ये हमारा पैगाम लोगों तक पहुंचाते हैं। अब लोगों में इतना टाइम नहीं रहता कि वो टीवी देख सकें, अखबारात देख सकें, लेकिन इन्वेस्ट हर बंदा करना चाहता है। लोगों तक मालूमात नहीं होती, पूरी मालूमात उन तक पहुंच नहीं रही होती, वो एक ही बिल्डर से 10 खाए हुए होते हैं, हर बिल्डर को उसी निगाह से देख रहे होते हैं। लेकिन अगर आप कराची को देखें, आबादकारी में देखें, तो गवर्नमेंट की सिर्फ चंद ही स्कीमें, बाकी तो सारा प्राइवेट बिल्डरों ने बनाया। जितनी भी आप इस वक्त हाउसिंग स्कीमें देख लें, आप फ्लैट साइट्स देख लें, कमर्शियल बिल्डिंग देख लें, सब प्राइवेट बिल्डर्स ने बनाया। तो ऐसा तो नहीं है कि सारे बिल्डर ही चोर हैं, तमाम बिल्डर्स ने अपना काम किया और जिन्होंने डिलीवर किया उन्होंने नाम भी बनाया, अपना एक मकाम भी बनाया। तो ये थर्ड पार्टी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छे लोग आए, उन्हीं में से कुछ बिल्डर बनते हैं, उन्हीं में से दूसरा बिजनेस करते हैं। तो ये एक सर्किल है जो चलता रहना चाहिए, इसी से रोज़गार बनता है, मुल्क को भी फ़ायदा है, आवाम को भी फ़ायदा है, और मेरे नज़दीक मेरा ख्याल है कि इसको हमें हाईलाइट करना चाहिए। सही, आपके इस पॉइंट को मैंने बहुत अच्छी तरह से समझा कि वाकई आप सही कह रहे हैं कि एक इलाके में जहां आपका ऑफिस है, वहां तक तो आपकी चले लोग तक रसाई है, लेकिन हर एरिया में, कराची इतना बड़ा है, लोग तक रसाई नहीं। और ये हकीकत है कि आपके एरिया का अगर कोई रियल एस्टेट पे काम कर रहा है, एजेंट है, वो उसके लिए काम करता है, तो उस पर आपका ज़्यादा बिल्कुल जो है बिलीव होगा, आप उसकी बात पे यकीन करेंगे। ये बिल्कुल हकीकत है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ये कि लोग जो है ना, स्टेप बाय स्टेप, जिस तरह आपने कहा कि आप दिखा रहे हैं लोगों को काम करता हुआ, लोग देखना चाहते हैं स्टेप बाय स्टेप कि किस तरह काम हो रहा है, क्या, और फिर उन्हें अंदाज़ा हो जाता है कितनी जल्दी वाकई जो इन्होंने ज़बान दी है, लोगों में बहुत अवेयरनेस है। तो अभी की क्या सूरत हाल है, इस वक्त क्या सूरत हाल है? आप समझते हैं कि अगर कोई बिल्डर डेवलपर आपको कह रहा है, आप कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपको अपना ख्वाब पूरा करना है, तो वो जो बात कर रहा है कि हम 3 साल में अगर आपको काम करके दे रहे हैं, तो आप समझते हैं कि वाकई इतनी आप लोगों के अंदर स्ट्रेंथ है, ये मार्केट इस वक्त काम कर रही है कि इस तरह आप डिलीवर करेंगे? देखिए, हालात मुल्क के भले ख़राब हैं, लेकिन यही टाइम है इन्वेस्टमेंट का। यही वो टाइम होता है जिस वक्त हम लोग जो हैं वो अपनी जमा पूंजी लगा रहे होते हैं कि वो कम कीमत में आपको मिल रही होती है। जब अच्छा टाइम होगा तो चीज़ें तो वैसे ही बढ़ जाएंगी। तो यही बेस्ट टाइम है इन्वेस्टमेंट का कि लोग आएँ, देखें, अपना जहाँ वो मुतमईन हो वहाँ अपनी चीज़ों को, अपनी जमा पूंजी को इन्वेस्ट करें। अच्छा, ये बात तो आपने की, लेकिन अभी आपने एक बात की कि भाई हर एक जो है बिल्डर ऐसा नहीं है कि अगर किसी से आपको कोई मसला हो गया या प्रॉब्लम आ गई तो फिर आप सबको जो है उसी लाइन में खड़ा कर देते हैं। लेकिन ये भी तो एक हकीकत है ना फहाद साहब कि अगर मेरे साथ कोई मसला हुआ है तो मैं अपने 10 जानने वालों को पहले ये बात बताऊंगी, तो वो बात फिर आगे बढ़ती चली जाती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अभी नया काम शुरू कर रहे हैं, नए बिल्डर्स हैं, उनको पास हम जा रहे हैं तो हमें सबसे पहले क्या चीज़ देखनी चाहिए? ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी तो किस्मत अच्छी थी कि आप बड़े लोगों के साथ मिलकर आपके काम, हर एक के साथ तो ऐसा नहीं है। तो एक आम इंसान उसको क्या चीज़ देख के आप पे यकीन कर लेना चाहिए? देखिए, मुश्किलात तो हैं एकदम। जब आप नए आते हैं आपको टाइम लगता है। हम अगर आज इस जगह पे बैठे हुए हैं, आपके चैनल के साथ बैठे हुए, तो हमें 18 साल का टाइम लगा। 18 साल हमने हर मुश्किलात गुजारी, इस फील्ड को दिए। हमारा कोई क्लाइंट ये नहीं कहेगा कि बिन एहसान को उन्होंने 5 लाख रुपए दिए और उन्होंने 4,99,000 का रिटर्न दिया हो। हमारी रिटर्न पॉलिसी बहुत स्ट्रॉन्ग है कि हमारे यहाँ ये नहीं है कि हम 10% काटें, 5% काटें। इसी तरीके से और भी बिल्डर हैं। तो एक टाइम लगता है एतमाद
लाने में, जब आप लोगों को डिलीवर करते हैं, चीज़ें बना के देते हैं, तो लोगों का इत्मीनान आता है। सही। फर्स्ट टाइम में मुश्किलात होती हैं, थोड़ा सा टाइम लगता है। इस वक्त हम क्या देखें कि जो गेटेड कॉलोनी हैं उनमें जो है जाके अपने घर के ख्वाब पूरे करें, वो ज़्यादा हमारे लिए अच्छा है, या बस जो हम देखते हैं हाई राइज बिल्डिंग बन रही है, कहीं किसी भी जगह पे कोई भी प्रोजेक्ट बनना शुरू हो जाता है, वहाँ जाके इन्वेस्ट करते हैं? देखिए, ये क्या चीज़ बजट पे ज़्यादा? बात है ना कि उनका बजट कितना है, कि उनका बजट है कि वो एक हाई राइजेस बिल्डिंग में जा रहे हैं जहाँ की कॉलोनी बिल्कुल अलग है, एक उनका बजट अलग है कि एक गेटेड कॉलोनी में जा रहे हैं, वहाँ बेंगलो ले रहे हैं, बड़े बेंगलो ले रहे हैं या फार्म हाउसेज ले रहे हैं। तो वो लोग अपने लिहाज से बजटिंग के हिसाब से देखें, लेकिन M9 इस वक्त बेस्ट है कि हर बजट का बंदा इस वक्त M9 पे इन्वेस्ट कर रहा है, चीज़ों को वो सॉर्ट आउट करे, देखे, जगहें विजिट करें, वेरिफिकेशन करें, जहां आपका दिल मुतमईन हो वहां पे आके वो इन्वेस्ट करें। बहुत शुक्रिया फ़हाद साहब, आज के प्रोग्राम में आप तशरीफ़ लाए। और यहाँ पे मैं अपने नाज़रीन को कहूँगी कि फ़हाद साहब से जब मैंने बात स्टार्ट की थी और मैंने अपने प्रोग्राम के इंट्रो में पाकिस्तान की मईशत की बात की थी, और जिसमें मैंने यही कहा था कि हाउसिंग सेक्टर जो है वो सब अच्छा ही दिखा रहा है और अच्छा है भी। और फिर इसी पॉजिटिव नोट पे मैं यहाँ पे बात ख़त्म करूँगी कि वाकई पॉजिटिविटी सबसे पहले तो आपके जहन में होनी चाहिए। जब अपने माइंड को आप पॉजिटिव लेके चलेंगे तो खुद ब खुद रास्ते जो हैं वो खुलते चले जाते हैं, चाहे वो M9 की तरफ हो या स्कीम 33 की तरफ। इसी बात के साथ महानूर अली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।